नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम आज राजनीति विज्ञान में एक नया टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वैसे तो एक विषय होता है जिसका नाम है भारत की राज व्यवस्था। भारत की राज व्यवस्था, या फिर हम इसे कह सकते हैं भारत पॉलिटिकल साइंस, इंडिया की पॉलिटिकल साइंस या भारत की राजनीति विज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं संविधान के बारे में। के बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। और आपको पता है कि भारत का जो संविधान है उसको संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था, यानी कि संविधान निर्माण सभा ने बनाया था, इसको संविधान सभा ने बनाया था, जो विधायिका के रूप में भी काम करती थी। और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो ब्रिटेन का है, लेकिन लिखित सबसे बड़ा किसका है? भारत का। और लिखित सबसे छोटा है अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का है। अब जो ये संविधान है ना, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें जो भाग समाहित किए गए, टोटल भाग समाहित किए इसमें 22। कितने किए? 22। और इन 22 भाग के अंतर्गत 395 आर्टिकल है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है टोटल। तो इन 22 भाग में ही ये 395 आर्टिकल छुपे हुए हैं। कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं भाग 1। कौन सा पढ़ते हैं? भाग 1। और भाग 1 का नाम संघ एवं राज्यों से संबंधित प्रावधान है ना। इतना तो पता ही है आपको। और इस भाग 1 में जो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं जैसे भाग 2। कौन सा? भाग 2 पढ़ते हैं। तो भाग 2 में ध्यान रखना, भाग 2 का नाम मिलता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए इसमें, या नागरिकता बोल सकते हैं शॉर्ट में, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर 11 तक आते हैं। ठीक है। और फिर आता है भाग 3। कौन सा? भाग 3 आता है। और भाग 3 का नाम क्या मिलता है? मूल अधिकार। क्या मिलता है? मूल अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोलो, बात एक ही है। मूल अधिकार। और मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है 12 से लेकर 35 तक। हालांकि वर्तमान में मूल अधिकार 6 है, उनका उल्लेख तो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहले 7 थे मूल रूप से। फिर पढ़ते हैं हम भाग 4। भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है 36 से लेकर 51 के बीच में मिलता है। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं भाग 4A। ये 4 क्या बोल सकते हो आप इसको। और इसमें एक ही आर्टिकल आता है 51 का, या 51 बोल सकते हो। और इसमें जो उल्लेख मिलता है, इसमें मिलता है मूल कर्तव्यों का। किसका? मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? मूल कर्तव्य का। और विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम वैसे अभी लिखना नहीं है आपको, राष्ट्रपति रहेगा। क्या रहेगा? आज मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति तक हम कैसे पहुंचे उस पर तो चर्चा कर लें। तो देखो, राष्ट्रपति पे हम कैसे पहुंचेंगे, तो हमने यहां तक तो पढ़ लिया था, ये तो कंप्लीट हो गया अपना। अब इसके बाद में कौन सा भाग स्टार्ट होगा? भाग 5। तो भाग 5 के लिए मैं अलग से स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा सबको, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। मैं वैसे बहुत कम समझाता हूं, लिखाता ज्यादा हूं, तो जितनी देर समझाता हूं उतनी देर आप समझने की कोशिश करें। अगला भाग कौन सा आ रहा है बताओ? भाग 5 आ रहा है। तो भाग 5 में कई बार तो ये पूछा जाता है कि भाग 5 का नाम क्या है। तो भाग 5 में विद्यार्थियों संघ या केंद्र से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं। इससे संबंधित
प्रावधान। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि भाग 5 का नाम क्या मिलता है, कि संघ से संबंधित प्रावधान है। क्या है? संघ से संबंधित प्रावधान। संघ समझ में नहीं आए तो उसको कह देना भैया केंद्र से संबंधित प्रावधान की बात कर रहे हैं। ओके। अब इस भाग 5 में जो आर्टिकल आएंगे, जैसे भाग 4 में आर्टिकल आए ना, अनुच्छेद आए 36 51, और 4A में कौन सा है? 51 का आया आर्टिकल, एक ही आर्टिकल आया। और ये भाग 5 क्या मूल रूप से संविधान में था? बिल्कुल संविधान में था, लेकिन 4 का मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय इसको जोड़ा गया था। अब भाग 5 पे वापस आ जाते हैं। तो भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं 52 से 151 तक आते हैं। कहां से आते हैं? 52 से लेकर 151 तक आते हैं। अब देखो, इस भाग 5 को हम, बहन जी बाद में लिख लेना, सुनीता बहन जी मैं लिखा दूंगा एक एक बातें, ठीक है। भाग 5 में देखो कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो भाग 5 में हमने 5 अध्याय बना लिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। इसकी सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो इसमें 5 अध्यायों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अध्याय फर्स्ट बोल सकते हैं, अध्याय फर्स्ट। फिर दूसरे को क्या बोले? अध्याय सेकंड। फिर तीसरे को क्या बोले? अध्याय थर्ड। फिर अध्याय 4, और फिर बोल सकते हैं। अब देखो, इस अध्याय फर्स्ट में क्या आता है? इसमें आता है विद्यार्थियों कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान। क्या आता है? कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान। और कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है 52 से लेकर 78 में। 52 से लेकर 78 में। और अध्याय नंबर 2 में आगे अपने को तो अध्याय लिखना है ना। अध्याय नंबर 2 में उल्लेख मिलता है संसद का। किसका उल्लेख मिलता है? संसद का। और इस संसद में जो आर्टिकल आएंगे वो 79 से स्टार्ट होगा और 122 तक जाएगा। टोटल हमें 151 तक पहुंचना है। फिर अध्याय 3 विद्यार्थियों, अध्याय 3 में आता है जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में आता है। और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 123 में। किस मिलता है? अनुच्छेद 123 में। मतलब 123 तक आ चुके हम। 52 से स्टार्ट हुए थे, कहां तक पहुंच चुके? 123 तक। और ये अध्याय 4, अध्याय जो 4 है, इसमें आता है केंद्र की न्यायपालिका, यह संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 124 से लेकर 147 तक। कहां तक आएगा? 124 से लेकर 147 तक। और अध्याय 5 का जो नाम मिलता है वो मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या नाम मिलता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम कहते हैं केग। क्या कहते हैं इसको? केग कहते हैं, ध्यान रखना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, केग कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? केग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए केग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो केग का उल्लेख मिलता है 148 से शुरू होता है और कहां तक जाएंगे? 151 तक। ठीक है। फिर जैसे ये तो होगी भाग 5 की बात। अगर भाग 6 की बात करेंगे हम, किसकी? भाग 6 की बात करेंगे तो भाग 6 में जो आर्टिकल, भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान कर रखा है। किससे? और 5 में केंद्र से संबंधित प्रावधान कर रखा है। और इसमें आर्टिकल आएगा 152 से लेकर 237 तक। और ये मुख्य रूप से राज्य की पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है। किस में आ जाता है? राज्य की पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी एक प्रकार से हम संघ यानी केंद्र स्तर का जो पॉलिटिकल साइंस है, राज व्यवस्था है, उसके बारे में अध्ययन करने की तरफ जा रहे हैं। आज मैंने कहा ना राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे हम। तो राष्ट्रपति पर देखो हम कैसे पहुंचे, अभी बताता हूं आपको। तो हमें भाग 5 पढ़ना होता है, जब जाके स्वतः ही राष्ट्रपति हो जाता है।
कैसे हुआ कि भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो 52 से लेकर 151 तक आते हैं। अगर हम बात करें 52 से लेकर 78 तक, तो 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। इसका कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, और संसद भी आ जाती है इसके अंतर्गत ही, इसको अध्याय 2 में रखा गया है। और 79 टू 122 तक आता है। और फिर तीसरे अध्याय में रखा गया राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, अनुच्छेद 123 में है, जिसे हम राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, और संघ की न्यायपालिका, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल सकते हैं इसको आप? सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। संघ की न्यायपालिका का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट से ही है। और नियंत्रक है महालेखा परीक्षक को हम केग कहते हैं, जिसका उल्लेख 148 से लेकर 151 तक के आर्टिकलों के बीच में मिलता है। ये तो बात होगी यहां तक की। अब देखो थोड़ा सा और समझा देता हूं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब देखना विद्यार्थियों, इतनी बात तो समझ में आ गई ना आपके? क्लियर है यहां तक का? तो अब देखो, ये जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में अगर हम बात करें, किसमें? कार्यपालिका में बात करें, तो कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रमुख होता है, चलो औपचारिक प्रमुख नहीं लेता हूं, पहले मैं एक सामान्य जानकारी दे देता हूं। इस कार्यपालिका में देखो कौन कौन आएगा। एक तो राष्ट्रपति आएगा। कौन आएगा? मतलब इस कार्यपालिका के भीतर भीतर हमें कौन कौन से बिंदु के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है। एक तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होता है, एक प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना होता है। इसके बारे में प्रधानमंत्री, और इसका प्रधानमंत्री का एक परिषद होती है, जिसको बोलते हैं हम मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद देखो राज्यों में भी होती है, सेंटर में भी होती है। सेंटर में तो केंद्र वाले हो गए मंत्री बैठेंगे, और राज्यों में राज्य स्तर के बैठेंगे। ये राज्य, जिन राज्यों का होता है उन राज्यों का मंत्री होंगे। तो इस संघ की मंत्री परिषद कह सकते हो आप इसको, या केंद्र की मंत्री परिषद कह सकते हो। हम संघ का मतलब किससे समझ रहे हैं? केंद्र से, सेंट्रल समझ रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसमें मंत्री परिषद आ जाएगी। और मंत्री परिषद के अलावा आपको पता राष्ट्रपति पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति के साथ ही उपराष्ट्रपति भी पढ़ना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की एब्सेंट में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति काम करेगा। ओके, इसी प्रकार एक कानूनी अधिकारी होता है जिसका नाम है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख आर्टिकल कौन से मिलता है बताओ? 76 में। आगे बताऊंगा मैं। तो एक महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी। तो देखो इन 52 से लेकर 78 के बीच में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे? एक तो राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा। एक हम पढ़ते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन उप प्रधानमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात उप प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? गैर संवैधानिक है, लेकिन उसको भी मैं यहीं पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना, इसको भी मैं यहां पर ही पढ़ा दूंगा। इसके अलावा मंत्री परिषद, सेंटर की पूरी जो मंत्री परिषद है, जैसे आपने सुना होगा गृह मंत्री वो है, राज्य इसी प्रकार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, नाम सुने होंगे ना, वो सारे मंत्रियों के बारे में पढ़ना होता है। अलग अलग कमेटियां भी होती है, उनके बारे में पढ़ना होता है। और महान्यायवादी, जिस प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है, इसी प्रकार संघ में महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, एक इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में पढ़ते हैं। तो संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है, प्रेसिडेंट होता है ना इसका, राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। किसका? संसद का। तो संसद पढ़ोगे तो भी राष्ट्रपति आ जाएगा। अगर आप सेंटर की कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हो तो भी राष्ट्रपति आ रहा है। ओके, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ते हो, आर्टिकल 123 पढ़ते हो, तो भी राष्ट्रपति आ रहा है। इसके अलावा संघ की न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर 148 से लेकर 151 में हम केग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? केग के बारे में। तो देखो भाग 5 में मुख्य रूप से हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक तो केग के बारे में पढ़ेंगे, और एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये तो राष्ट्रपति की शक्तियों में आ जाएगा सारा, क्योंकि राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां होती है, शांतिकालीन भी शक्तियां होती है और आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त होती है। और शांतिकालीन शक्तियों में उसे क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त होती है, उसे कार्यकारी शक्ति प्राप्त होती है, उसे वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती है, बहुत सारी शक्तियां होती है, आगे हम चर्चा करेंगे उनके ऊपर। कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है,
इसी प्रकार संसद जब पढ़ते हैं तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा लोकसभा का जैसे स्पीकर आता है, लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, तो उसके बारे में पढ़ना होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको सांसद कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? लोकसभा सांसद कहते हैं। राज्यसभा के भी जो सदस्य होते हैं उनको राज्यसभा के सांसद कहते हैं, और दोनों के जो सदस्य हैं उनको संसद का सदस्य कहते हैं, अर्थात सांसद कहते हैं, अर्थात एमपी कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम टॉपिक थोड़ी लिखा आप लोगों ने, एक काम करें, राष्ट्रपति टॉपिक लिख लो आज। कौन सा टॉपिक? राष्ट्रपति। देखो, भारत का राष्ट्रपति। टॉपिक का नाम क्या है? अच्छा, आपने भाग 5 लिख लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राष्ट्रपति लिख लो चाहे भाग 5 लिख लो, लेकिन राष्ट्रपति लिखेंगे तो ठीक रहेगा। लिख लिया सभी स्टूडेंट ने? राष्ट्रपति, टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पढ़ने से पहले एक नोट डालना पड़ेगा आपको। पहला ही फैक्ट किसके रूप में लिख रहे हैं हम? नोट के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में तो थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं, राष्ट्रपति को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखो, राष्ट्रपति का उल्लेख, राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में मिलता है। लिख लिया? अब आप एक काम कर सकते हैं, भाग 5 को रेखांकित करके मैं जो जो पॉइंट लिखा हूं वो सारे पॉइंट लिख सकते हैं आप। किसको रेखांकित करेंगे? भाग 5 को रेखांकित करें आप। कर लिया रेखांकित? अब भाग 5 के बारे में लिखा रहा हूं मैं, किसके बारे में लिखा रहा हूं? लिखो, इस भाग के अंतर्गत 52 से लेकर 151 अनुच्छेद आते हैं। इस भाग के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। इस भाग के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कई बार सवाल बना है कि भाग 5 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो 52 से लेकर 151 तक लिखो। इस भाग में संघ सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संघ सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो आप, ऐसे लिखो, इस भाग को 5 अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। और ये जो हमने विभाजन किया ना, ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया है ना। इस भाग को 5 अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। पांच अध्यायों में विभाजित किया जा सकता है। अब आप एक काम कर लेना तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। आप ऐसे लिख लो, अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका। ऐसा चार्ट बनाना कोई जरूरी नहीं, आप यूं भी लिख सकते हैं। लिखो अध्याय प्रथम, लिखो अध्याय प्रथम, लिखो आर्टिकल लिख लो इसमें। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आएंगे। इसमें कौन से आएंगे? 52 से लेकर 78 तक आएंगे। और इस अध्याय फर्स्ट का क्या नाम मिलेगा? कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान। लिख लिया? लिखो, यहां कार्यपालिका से तात्पर्य कंटिन्यू में ही, इसमें लिखना एक में है ना। यहां कार्यपालिका से तात्पर्य राष्ट्रपति, कौमा उपराष्ट्रपति, कौमा
प्रधानमंत्री, कौमा, मंत्रिपरिषद, कौमा, महान्यायवादी से है। देख लिया? अब लिखो अध्याय 2। अध्याय 2 देखो, इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे? 79 से लेकर 122 तक अनुच्छेद लिख लो इसमें, 79 टू 122। देख लिया? देखो, इसमें संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें किससे? संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। लिख लिया? संसद से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब ध्यान देना, जहां आपने संसद लिखी है ना, संसद को रेखांकित करके लिख लो। इसमें दो तो क्या होते हैं? सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद को रेखांकित करके ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब ये तीनों आएंगे इसमें। संसद में हमें तीनों के बारे में पढ़ना होता है। तो संसद के अंग कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, आगे लिखाऊंगा मैं। आप तो अभी तो केवल इतना ही लिख लो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लिख लिया ना? क्योंकि ये देखो, हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये भाग 5 बहुत बड़ा होने वाला है, इसको आप छोटे में मत लेना। लगभग 100 पेज मान लो आपके। कितने पेज? इस भाग 5 में 100 पेज से अगर एक भी पेज कम रह जाए ना, तो मैं भी बेटा हूं और आप भी बेटा ही आएंगे। कितने पेज? 100 पेज कम से भी कम हमें लिखने हैं इसमें। चाहे आप आज से क्रम डाल लेना पेज का, सर ने बताया था भाग 5 स्टार्ट किया था कि 1 से स्टार्ट किया है, 100 पेज लिखाऊंगा पूरे। और उसके बाद में जीवन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कार्यपालिका को लेकर, संसद को लेकर, राष्ट्रपति संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को लेकर कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो शुरुआत करते हैं। ड्रो मत हो आप। लिख लिया यहां तक आपने? अब लिखो अध्याय 3। अध्याय 3 लिख लिया? अब देखो, अध्याय 3 में किससे संबंधित उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। विधायी शक्तियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। और ब्रैकेट में आर्टिकल जरूर लिखना। आर्टिकल कौन सा आएगा बोलो? 123, 1 2 3। और है ना, इसको समझने के लिए लिख सकते हो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? अध्यादेश। अब मेरी बात सुनना, कई बार एग्जाम में सवाल बना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। इसी प्रकार जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत करता है। किसके तहत करता है? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है? 213 में। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है? 1 2 3 में मिलता है। ठीक है? अब लिखो अध्याय 4। अध्याय 4 अध्याय 4 देखो, इस अध्याय में संघ की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसकी संघ की न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। संघ बोले तो केंद्र। और इसमें कौन से आर्टिकल आएंगे? 124 से लेकर 147 तक। कई बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेदों में किया गया है?
124 से लेकर 147 तक। आर्टिकल भी लिख लेना, लिख लिया ना। अब देखो, जरूर नहीं है संघ की न्यायपालिका मिले आपको, सुप्रीम कोर्ट भी मिल सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी मिल सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। कोई सी भी शब्दावली आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि भारत का जो न्यायपालिका तंत्र है वो एक त्रिभुज के समान है। किसके समान है? त्रिभुज के समान है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? उच्च न्यायालय एक ही है। इसके अलावा जो प्रत्येक राज्य में होते हैं उनको हाई कोर्ट कहते हैं। तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है, ध्यान रखना। और फिर प्रत्येक जिले में अलग अलग, प्रत्येक राज्य में अलग अलग जिले होते हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। वहां पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे हम जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पूरे पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ेंगे, तो अपना आप ही हो जाएगा, पूरा न्यायपालिका तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 5 लिख लो। इस अध्याय में केग से संबंधित प्रावधान किया गया है। किससे? केग। और केग का फुल फॉर्म हिंदी में क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पूरा टॉपिक है एक ही है, हम पढ़ेंगे आगे, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में मिलता है? 148 से लेकर 151 तक। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? अब बताओ, हम भाग 5 के बारे में जो सामान्य जानकारी ली, आपसे पूछा जाए भाग 5 का नाम क्या है? संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है, केंद्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल कौन से आएंगे? 52 से लेकर 151 तक। अब 52 से लेकर 151 को हमने 5 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 5 भागों में। सबसे पहले तो हम 52 से लेकर 78 तक पढ़ते हैं, और उसको नाम दे देते हैं कार्यपालिका, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कहां की कार्यपालिका? केंद्र की कार्यपालिका। कहां की कार्यपालिका है ये? केंद्र की कार्यपालिका बोल दो या संघ की कार्यपालिका बोल दो, बात एक ही है। फिर संसद, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है या अध्यादेश जारी करने की शक्ति, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर केक के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, 52 से लेकर 78 तक, 79 से लेकर 122 तक, और 123 अकेला रख दिया, फिर 124 से लेकर 147 तक, और फिर 148 से लेकर 151 तक। हो जाते हैं नहीं सारे? अगर हम इन 4-5 अध्यायों को कंप्लीट कर लेते हो तो चौथा कौन सा भाग कंप्लीट हो जाता है? 5 कंप्लीट हो जाता है। अगर आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक पूरे पढ़ लेते हैं तो ये सारे टॉपिक कवर होते कि नहीं होते? तो आज अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? राष्ट्रपति है। तो मुख्य रूप से तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, जिस संस्था, जिस पद, जिसका नाम अगर संविधान में उल्लेखित है तो उस संस्था, उस व्यक्ति को हम बोलते, या उस पद को क्या बोलते हैं हम? संवैधानिक पद या संवैधानिक संस्था। क्या राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है? यस या नो? मिलता है। तो राष्ट्रपति के पद को हम एक संवैधानिक पद कह सकते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में मिलता है, इसलिए। तो अगला पॉइंट ये लिख लें हम। ये भाग 5 की जो बातें थी वो कंप्लीट हो गई है ना। अब ज्यादातर जो बातें लिखेंगे वो राष्ट्रपति से संबंधित ही बातें लिखेंगे हम। देखो, राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का पद एक क्या है? संवैधानिक पद है। देखो, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। राष्ट्राध्यक्ष नहीं, राष्ट्राध्यक्ष। संधि भी आती है आपको, दीर्घ संधि आती है ना। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष कर लो, दीर्घ संधि क्या दिक्कत है? तो अगर कोई विषय आपने पढ़ रखा है तो उसकी जो समझ है उसको कहीं दूसरी जगह यूज ले सकते हो आप। तो राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं इसको ना। अब बताओ, राष्ट्रपति का जो पद है, 1 मिनट, मतलब हमारा जो संविधान बना उसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां थी, उन सभी कमेटियों ने ही एक प्रकार से संविधान को बनाने का काम किया है। जैसे प्रारूप समिति का नाम सुना होगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे टोटल, 1+6। डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और मैंने बताया था उसके सदस्य वगैरह सबका नाम, शंकर बीडी नाम बताया था ना। चलो भूल गए आप लोग, कोई बात नहीं, वापस पढ़ेंगे जब देख लेंगे। तो हमने जो राष्ट्रपति, जैसे आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से ग्रहण किए, आयरलैंड से, बता दोगे आप। मूल करते हुए कहां से कॉपी मारे, सोवियत संघ रूस से हमारे कॉपी है ना। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति का पद भी हमने कहीं ना कहीं से तो लिया होगा, इसका मतलब लिया होगा ना। तो देखो, राष्ट्रपति का जो पद है या राष्ट्रपति भारत में होगा, ये प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। लेकिन इस राष्ट्रपति के पद की जो पावर है, शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। हमारे इसको जो पावर दे रखी है वो ब्रिटेन के सम्राट के समान दे रखी है। कहां का, ब्रिटेन का जो राजा होता है ना, उसके समान शक्तियां दे रखी है। लेकिन ध्यान रखना, ब्रिटेन का जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है। राजा का बेटा राजा बनता है। राजा का बेटा क्या बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है। क्या भारत में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनता है, नहीं। तो देखो, वहां तो वंशानुगत है, लेकिन हमारे यहां पर एक प्रकार से राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि नहीं होता है। तो फिर यह भी देखना होगा कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। क्या आपने राष्ट्रपति को वोट दिया, कभी नहीं दिया। तो आप नहीं देते हो, लेकिन आपके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, आपने जो भी प्रतिनिधि चुने हैं, चाहे विधानसभा के सदस्य जिसे हम MLA बोलते हैं, या लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जिनको हम MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इनको वोट देते हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उनको कहते हैं जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के द्वारा आगे जब कोई वोट किया जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। बाकी अभी तो हम केवल इतना पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई इसमें अमेरिका के संविधान का भी कुछ बातें हमने ग्रहण की है, और ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ बातें ग्रहण की गई है राष्ट्रपति के रिगार्डिंग। मैं लिखा देता हूं आपको, देखो, राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, ये तो लिख लिया आपने। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। ये पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। हमने कहां से कॉपी मारा है, अमेरिका से कॉपी मारा है। ये पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति, ब्रैकेट में राष्ट्राध्यक्ष, की तुलना ब्रिटिश क्राउन से की जाती है। किससे की जाती है, ब्रिटिश क्राउन से की जाती है। ब्रिटिश क्राउन से की जाती है। ब्रिटिश क्राउन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रिटेन के राजा से, या फिर हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है ना, उससे। अब देखो, पद हमने कहां से कॉपी मारा, अमेरिका। एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद में क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति जैसे आपको बना दिया गया, क्या दोबारा भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार, कितनी भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता है। और ब्रिटेन का तो सवाल ही समाप्त हो गया, वहां तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहां का तो टेंशन ही समाप्त है। तो फिर इस बात, देखो हमने पद तो कहां से लिया है, अमेरिका से, लेकिन हमें जो शक्तियां मिली गई, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उसको जो शक्तियां दे रखी है वो ब्रिटेन के राजा के समान दे रखी है। क्योंकि भारत में, आपको लिखना कुछ नहीं, मैं लिखा दूंगा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। किसको अपनाया है,
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसा होता है कि सब कुछ जितने भी तंत्र है शासन चलाने के, उनमें सर्वोच्च संसद होती है। क्या भारत में संसद सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है? देखो भारत में, जो मैं बताता हूँ, भारत की जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में कैसी व्यवस्था है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र भारत में, आपने प्रस्तावना भी पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक, ठीक है। इसी प्रकार देखो, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के 3 अंग है भारत में। कितने अंग है? 3 अंग है। एक तो है विद्यार्थी विधायिका, क्या है? विधायिका। और एक है कार्यपालिका, कार्यपालिका है। और एक है न्यायपालिका, न्यायपालिका है, ध्यान रखना। और इस न्यायपालिका की जो आकृति है वो इस प्रकार से है, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, इसमें हाई कोर्ट भी आ जाता है, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं जिन्हें हम सबोर्डिनेट कोर्ट से बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, वो सारे आ जाते हैं इसमें। कार्यपालिका में जो सेंट्रल लेवल पे है वो तो राष्ट्रपति आता है, और राज्य लेवल पे कौन आ जाता है? राज्यपाल आ जाते हैं, गवर्नर आ जाते हैं। इसी प्रकार विधायिका में सेंट्रल लेवल पे जो, देखो विधायिका का मतलब क्या है? कानून बनाने वाली संस्था, ये कानून बनाती है। इसका काम क्या है? कानून बनाना। और इसका काम क्या है? ये कानून बनाया, इसको लागू करना इसका काम होता है। और इसने सही कानून बनाया या गलत कानून बनाया, या इन्होंने सही लागू किया कि नहीं किया, इन सब की जांच करना काम किसका है? न्यायपालिका। तो मैं कह रहा हूं विधायिका में जो सेंट्रल लेवल पे जो काम करती है, कानून बनाने वाली जो संस्था है, उसका नाम क्या बोलो? संसद। और राज्य स्तर पे जो संस्था कानून बनाती है उसका नाम है विधानमंडल। क्या नाम है? विधानमंडल। आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर होता है। गवर्नर इसका अभिन्न अंग होता है। और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, केवल 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। और इसकी एक ट्रिक भी बता रखी है आपको मैंने, कुंबाटी। कुंबाटी का मतलब कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अर्थात राजस्थान में है कि नहीं है? राजस्थान विधान परिषद नहीं है। राजस्थान का जो विधान मंडल है वो केवल एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ केवल विधानसभा है, और फिर डायरेक्ट विधानसभा से पारित होने के बाद बिल कहाँ चला जाता है? राज्यपाल के पास चला जाता है। तो ये तो बात होगी कि यहाँ का जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है भारत की वो कैसी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख रहे थे? क्या लिखा आपने? लास्ट फैक्ट आपने लिखा है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। और इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्तियां हैं, वो ब्रिटेन के राजा के समान है। लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटेन का राजा, राजा का बेटा राजा बनता है। भारत में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। चलो फिर भी देखते हैं। और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च होती है वो क्या होती है? संसद होती है। संसद पावरफुल है वहां। न्यायपालिका इतनी पावरफुल नहीं है, कार्यपालिका इतनी पावरफुल नहीं है, राजा इतना पावरफुल नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? संसद है, ध्यान रखना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी तंत्र अपने अपनी जगह सही है। ज्यादातर कई बार सवाल बनता है एग्जाम में कि संसद सर्वोच्च है या फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है। या डायरेक्ट मेरा एक सवाल आपसे, भारत की जो संसद है वो सर्वोच्च है या भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है? इसका मेरा एक ही आंसर है, परिस्थितियों के अनुसार दोनों ही सर्वोच्च है। कैसे? मैं बताता हूं एक जीता जागता उदाहरण। संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को है। न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। ओके। लेकिन संसद को एक और पावर है कि न्यायपालिका को जो शक्तियां दे रखी ना, उनकी शक्तियों में वृद्धि और कमी भी कर सकती है। तो फिर ऐसी स्थिति में पावरफुल कौन होगी? संसद। तो परिस्थितियों के अनुसार दोनों क्या है? सर्वोच्च, अपनी अपनी जगह सर्वोच्च है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आपके लिए HW घर से करके लाना, आप मौखिकी है, मौखिकी जवाब दे देना कल, कि कानून होते हैं ना, कानून, कानून सर्वोच्च होते हैं या फिर हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है? आप घर से आराम से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर लाना, फिर बताना।
मतलब कानून जो होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह कानून सुने होंगे, आजकल तो बीएनएस वगैरह ये दूसरे नाम आ गए इनके। तो कानून बड़ा होता है कि संविधान बड़ा होता है? संविधान किसे कहते हैं? नियमों का ऐसा समूह जिससे किसी देश का शासन संचालित होता हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं विद्यार्थियों। चलो अभी वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका के संविधान से हमने इस पद को ग्रहण किया राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, बातें नहीं करने का विद्यार्थियों। अब इस बात को लेकर आधुनिक भारत के जो मनु हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर इनके बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, तो इनका एक कथन है, वो लिख लो नोट। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति शक्तियों के मामले में, शक्तियों के मामले में शक्तियों के मामले में ब्रिटेन के राजा के समान है, जबकि जबकि विधिक रूप से जबकि विधिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। शक्तियों की दृष्टि से तो किसके समान है? ब्रिटेन के राजा, हम बोल सकते हैं ब्रिटिश क्राउन भी बोल सकते हैं ना, ब्रिटिश क्राउन के समान है। लेकिन विधिक रूप से किसके समान है? अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। खोलना बेंजी गेट थोड़ा। देख लिया? अगला फैक्ट लिखो। एक नोट डाल सकते हो, लिखो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में भी संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। देख लिया? अब ध्यान रखना विद्यार्थी, संसदीय शासन प्रणाली को रेखांकित कर लो, ब्रिटेन वाली को, संसदीय शासन प्रणाली को रेखांकित कर लिया। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि संसद सर्वोच्च होती है। कौन सर्वोच्च होती है? संसद सर्वोच्च होती है। संसदीय शासन प्रणाली, जब भी कोई बोले ना कि संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होती है कि जितनी भी प्रणालियां हैं शासन चलाने की, उन सब पत्तियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होती है? संसद होती है। तो संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सुनना मेरी बात, ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि संसद सर्वोच्च होती है।
तो भारत में भी इसका मतलब संसद सर्वोच्च होनी चाहिए? नहीं, हमने कॉपी किया लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया उसमें। नकल में हमने क्या लगाई? अकल लगाई। हमेशा जैसे आप कोई भी चीज की नकल करते हैं तो थोड़ी सी उसमें अकल लगानी चाहिए। और अकल लगाते लगाते आपको पता है हमें कितना वक्त लगा था भारतीय संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हो गया यहां तक? अब देखो, संसदीय जो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम अपना राष्ट्रपति है, बाकी तो बेसिक जानकारी दे रहा हूं मैं। अभी तक मूल रूप से मैं राष्ट्रपति के ऊपर आया ही नहीं हूं। राष्ट्रपति के ऊपर तो 1-2 लाइन लिखाई होगी खींच के आपको, है ना? बाकी सारी बातें तो भाग 5 से संबंधित या जो बेसिक जानकारी है उसके ऊपर चल रही है अभी। ओके। अब जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें सर्वोच्च कौन होती है? संसद। कौन होती है सर्वोच्च? संसद होती है। और राष्ट्रपति इसमें नाम मात्र का शासक होता है। लिखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। ब्रिटेन वाली हो चाहे भारत वाली, दोनों में वही हमने मतलब मिक्सअप बातें ग्रहण की है। अभी आप केवल इतना लिख लो, ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं, ब्रिटेन में तो राजा होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। तो बताओ, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी हम नाम मात्र का शासक कह सकते हैं। देखो, अर्थात भारत में भी राष्ट्रपति भारत में भी राष्ट्रपति नाम मात्र ब्रैकेट में औपचारिक प्रमुख होता है। नाम मात्र ब्रैकेट में औपचारिक प्रमुख होता है। तो बताओ, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का नाम मात्र शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। या औपचारिक कह सकते हैं? कैसे कैसे कह सकते हैं? औपचारिक शक्तियां कह सकते हैं, केवल औपचारिक रूप से इसके पास शक्तियां होती है। वास्तविक शक्तियां तो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? एक मिनट, लिखना नहीं है। वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? मंत्री, बातें नहीं करो, मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से तो वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे अभी की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। अब बताओ, संवैधानिक दृष्टि से तो पावरफुल किसको बना रखा है? राष्ट्रपति को बना रखा है। लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में है? नरेंद्र मोदी के हाथों में, या उसके जो मंत्री परिषद है उसके हाथों में। मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं जो मोदी के अधीन काम करते हैं, तो मोदी जी जो कहेंगे वही काम करेंगे ही नहीं करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं एक ही आदमी के पास पूरी शक्ति है पूरे भारत की। किसके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आप मेरी बात मानते नहीं हो। कभी आप कहते हो हाई कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, उस आयोग ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह पर हमें जो किताबों में लिखा हुआ मिलता है उसके अनुसार सही है। लेकिन वास्तव में देखें तो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके हाथों में होता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति भी अगर इस पद पर है तो वो अपनी शक्तियों का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान थोड़ी पूछते हैं वहां पर। आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी परीक्षा केवल एक जगह होती है, जहां पर आपका साक्षात्कार होता हो, जहां पर आपका इंटरव्यू होता हो, वहां केवल व्यवहारिक ज्ञान काम करता है। या जहां पर आप प्रैक्टिकल रूप से काम करोगे नौकरी लगने के बाद में, वहां पे व्यवहारिक ज्ञान काम करता है। एग्जाम में व्यवहारिक ज्ञान काम नहीं करता। उसमें तो जो किताबों में जो बातें लिखी हुई है उनके अनुसार ही तो जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी टाइप के आते हैं, जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं उनको आप अपने विवेक से कर सकते हैं।
उसको आप अपने विवेक से कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर व्यवहार में तो ऐसा होता है। व्यवहार वाली कोई बात नहीं चलती है। बस ये तो केवल क्लास की बातें होती है कि भाई ऐसा हो सकता है, एक संभावना जताई जा सकती है। आप लोगों ने क्या लिखा बोलो, कंटिन्यू करवा देता हूं। नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक शक्तियां तो, देखो ना बहन जी, वास्तविक शक्तियां तो वास्तविक शक्तियां तो संघ की मंत्री परिषद के पास होती है। देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संघीय मंत्री परिषद लिख सकते हो, या फिर संघ की मंत्री परिषद लिख सकते हो, या फिर केंद्र की मंत्री परिषद बोल सकते हो, कोई भी शब्दावली लिख सकते हो आप। संघ की मंत्री परिषद के पास होती है, जिसका प्रमुख जिसका प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भाई मंत्रियों का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। देखो, आगे हम एक आर्टिकल आएगा 74, कौन सा आएगा? 74। उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति की सहायतार्थ एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, और उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। अब बताओ, इस मंत्री परिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री किससे कहेगा? मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद किसको बोलेगी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? जो मंत्री परिषद कहेगी। जो अप्रत्यक्ष रूप से कौन कह रहा है? प्रधान। सभी मंत्रियों का हेड कौन है? कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ना राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? पीएम की सिफारिश पर करता है। ये सारी चीजें देखनी होती, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? तो लिख लिया आपने यहां तक? ये जो मंत्री परिषद होती है ना, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सॉरी सॉरी सॉरी, सामूहिक रूप से तो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? लोकसभा होती है ना, संसद का एक लोअर हाउस है, निम्न सदन है, जनता का सदन है, जिसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि जो सेंटर की जो मंत्री परिषद है, केंद्र की जो मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद है, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। इसी प्रकार राज्यों में भी मंत्री परिषद होती है। राज्यों की जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं भाग 6 में। किस में पढ़ते हैं? भाग 6 में पढ़ते हैं। वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के। वो किसके होगी? विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। वो हम वहां पे पढ़ेंगे, या पहले मैं सेंटर वाली पढ़ा देता हूं आपको। जब राज्य लेवल की पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे तो उस समय तुलनात्मक दृष्टि से ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए वहां पर। चलो इस बात को भी लिख लो आप, लिखो। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तथा व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। लिख लिया विद्यार्थियों? नोट डाल के कुछ फैक्ट है जो कि जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक पॉइंट होते हैं, वो लिख लो। आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है?
देखो, भारत का प्रथम नागरिक पूछ लिया जाए आपसे तो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। लिख लिए? लिखो, भारत का प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक। भारत का प्रथम विधिक या फिर कानूनी नागरिक कौन होता है बताओ? हैं? समझ जो बोलते हो बहन जी? रात की उतरी नहीं क्या अभी तक? हाँ भाई, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी या कानूनी नागरिक, नहीं सॉरी, प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश? बताओ। वेरी गुड। महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी, मैंने विकल्प में नहीं दिया तो आप मना कर देते। नोटा, नोटा भी तो होता है। हाँ महान्यायवादी। देख लिया? इसी प्रकार आपसे पूछा जाए किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक। अब देखो, किसी भी राज्य का प्रथम विधिक, देखो फिर बता रहा हूं, मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं उससे सवाल आएगा, ऐसी बात नहीं है, आएगा नहीं। लेकिन जो दूसरे बात लिखाता हूं ना बीच में, वहां से सवाल 100% आएगा। क्योंकि हम वही लिखाते हैं जो उस समय हमें याद रहता है, या किसी एग्जाम में हमने देखा उस क्वेश्चन को, उस चीज को हम बीच में लिखा देता हूं मैं कई बार, टॉपिक से हटके भी लिखा देता हूं। तो राज्य का प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक, हाँ बता मनोज, कौन होगा? जिस प्रकार सेंटर में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। किसी भी राज्य का पहला विधिक नागरिक या पहला कानूनी नागरिक कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और किसी भी राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। और किसी भी, नहीं, भारत का प्रथम विधिक या कानूनी नागरिक कौन होता है? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा महान्यायवादी, आर्टिकल पढ़ाऊंगा 76 में पढ़ाऊंगा। और इस महाधिवक्ता को पढ़ेंगे हम आर्टिकल 165 में। कहाँ पढ़ेंगे इसको? अनुच्छेद 165 पढ़ेंगे, राज्य की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उस समय। और महान्यायवादी को पढ़ेंगे 76 में, अनुच्छेद 76 में पढ़ेंगे। लिख लिया यहां तक? आपसे पूछा जाए राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है बताओ? बोलो रे। राष्ट्रपति। लिख लो, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लिख लिया? आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो आपको जवाब देना विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। किसी भी राज्य सरकार का प्रमुख, राज्य सरकार का प्रमुख बताओ कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री को सीएम कहते हैं, ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर।
लिख लिया? ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।